Hello, good morning student. How are you all student? I hope you are all fine. So student, let's start study. In last video I had told you डायनासोर के विलुप्ति का कारण क्या था, ठीक है ना। यानी कि डायनासोर जो ये पृथ्वी पर आए उनकी ये क्यों विलुप्त हो गए, कि ये मतलब आपका लास्ट यहाँ पर लाइन था ना कि क्या डायनासोर का विलुप्ति का कारण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ। इस संदर्भ में आपकी क्या राय, तो इसको आप लोगों ने सोचा होगा कुछ ये लाइन में। तो देखिए अभी तक जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। यानी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अभी हम लोगों ने देखा था नेचुरल सिलेक्शन, यानी इस नेचर का था, ठीक है ना। और जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेता है वही आगे की ओर बढ़ पाता है, नहीं तो बाकी तो जो नेचर के अनुरूप अपने को नहीं डाले, यानी नेचर के हिसाब से वो अपने को नहीं ढाल पाया, तो वो क्या हुआ, या फिर नेचर में उस चीज़ की कमी होने लगी जो उसके लिए ज़रूरी थी, तो वो भी उसकी क्या हुआ, विलुप्ति का एक कारण बना। तो डायनासोर क्या थे बच्चों, ये बहुत बिग एनिमल्स थे ना, और कई प्रकार के थे इसमें। तो कुछ जैसे शाकाहारी थे तो इतना खाते थे कि इनमें समझ लीजिए कि कुछ हो सकता है भोजन की कमी होने लगी, ठीक है ना। जब और आपस में ही ये एक दूसरे को खाने लगे, जो कार्निवोरस थे ये आपस में एक दूसरे को खाने लगे। या और फिर एक कारण और भी है कि जिस एटमॉस्फेयर में रहते थे उस एटमॉस्फेयर में क्या था कि वहाँ का जो वो हॉट था ना वो वहाँ का, लेकिन बाद में धीमे धीमे कुछ ठंडा हुआ तो ये वो एटमॉस्फेयर भी इनके अगेंस्ट होने लगा, ठीक है ना। ये अपने आप को उसमें सरवाइव नहीं कर पाए, यानी इनको फूड शेल्टर इन सब चीज़ों की क्या हुई, कमी होने लगी। तो ये क्या हो गया, धीमे धीमे ये विलुप्ति का एक कारण बन गए, ठीक है ना। और ये विलुप्त हो गए, और ये विलुप्त हो गए तो बेहतर ही हो गया फ़िलहाल, वरना इतने बड़े डायनासोर का अभी भी लाइव रहना। खैर अब तो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं बच्चों, अब के दौर में इतनी टेक्निकल चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं कि हो सकता है कि ह्यूमंस इसके अगेंस्ट लड़ लेते, लेकिन उस ज़माने में डायनासोर जब थे तब ह्यूमन नहीं थे, ठीक है ना। और ये बहुत ही बिग थे। आप लोगों ने अभी पढ़ा है इससे पहले, या आप लोगों ने क्या देखा था, कुछ आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा है ना, जुरासिक पार्क जो मूवी आई थी उसमें कितने डेंजरस दिखते थे ना। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पैराग्राफ से न्यू टॉपिक से अपने इस वीडियो के थ्रू आगे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या है, क्या आप जानते हैं, थोड़ा सा आपका नॉलेज में है, इसको भी देख लेते हैं। जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। देखिए यहाँ पर एक जो डार्विन उन्होंने कहा था जैव विकास के सिद्धांत ने, जो डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था बच्चों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, तथा वेलेस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म से मिलता है। ये पुस्तकें क्रमशः 1859 और 1889 में छपी थी। देखिए इनका कहना का मतलब ये है कि जो पुस्तक लिखी थी डार्विन ने, किसमें लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का क्या था, डार्विन ने तो ये कहा था ना, उन्होंने खोज की, रिसर्च की, में पहुंचे कि जो नेचुरल सिलेक्शन, ये जो नेचर है ये सेलेक्ट करती है, ठीक है ना। नेचर के हिसाब से जो ढल जाता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं ढल पाता नेचर उसे फिर वहीं पर वो प्रजाति वहाँ पर ख़त्म होने लगती है। और फिर जैसे अभी आपने फिंच को भी इसके आगे पढ़ा था, अगर फिंच अपनी चोंच में बदलाव नहीं लाते तो जहाँ पर फिर वो खाना खाने में यानी फूड को लेने में सर्वाइव थोड़ी कर पाते। जब उसे खाना ही नहीं मिलता तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती, तो वो अपने वर्क को कर ही ना पाते, तो धीमे धीमे वो ख़त्म हो जाते। यानी कि यह कहने का मतलब है जो नेचर के से लड़ ले या नेचर के अनुसार अपने को ढाल ले फिर वही आगे सरवाइव कर जाता है, या नेचर उसे इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर खुद उस स्पीसीज़ को चुनती फिर आगे स्पीसीज़ जो है वो बढ़ती जाती है, और नेचर के द्वारा ही स्पीसीज यानी जीवों में भी विकास होता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा प्रजातिकरण, प्रजातिकरण, स्पीसिएशन, ठीक है ना।
फिर है अनुकूलन व प्रजातिकरण यानी एडॉप्टेशन एंड स्पेसिएशन क्या है, इसको हम देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई। आपने देखा था ना, इससे पहले जो फिंच पक्षी थे वो आपस में इतने अलग कैसे हो गए, इसी खाद्य संसाधन मतलब कि फूड के आपस में जो फूड उनको लेना था उसके अनुसार वो क्या अलग हो गए और समय के अनुसार अलग अलग टापू पर अपना आवास बना लिया। जिस टापू पर उनको फूड लेने में आसानी हुई उसी पर उन्होंने अपना आवास बना लिया, वहीं पर वे रहने लगे। इस तरह समय के साथ किसी जीव को अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। यानी समय के साथ जो जीव अपने को आवास में ढाल ले वो क्या कहलाता है, अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। जो अपने आवास में रहता है उसी के अनुसार वो आबादी भी लगातार बढ़ती रहती है। यानी कि अब आप यहाँ पर देखिए अनुकूलन क्या है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो समय के साथ जीव अपने आवास में ढल जाए, ठीक है ना, वही क्या है, अनुकूलन। और उसी जीव की आबादी भी बढ़ती रहती है। एक पॉइंट है, क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? तो हाँ, डायनासोर जो है वो अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए, इसीलिए वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक, सोच कर बताइए कि कुटुमसुर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे ही अपने वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। तो आप तो इसको बच्चों क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ना, आवास में कि कुटुमसुर गुफा की जो कानी मछली थी वो अपने धीमे धीमे वो अपने आवास में ढलने लगी, यानी उसको अंधेरे में रहने की आदत पड़ने लगी, ठीक है ना, कुटुमसुर गुफा में। और वो वहीं पर भोजन भी लेने लगी और धीमे धीमे ऐसा हुआ कि वो उसी के अनुसार उसमें बदलाव आने लगा और वो मछली क्या हुई, अपने को उस आवास में अनुकूलित हो गई और अपने ही वंश की मछलियों से वो अलग दिखने लगी। हमने पढ़ा कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति में गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार की प्रजाति को फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनपने लगे। हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, गलापागोस के में अमेरिका के महाद्वीप के में फिंच एक प्रजाति थी ना जो गलापागोस के द्वीप समूह पर थी, तो वो कैसे प्रजाति जो है विविध प्रकार के फिंच बन गए। जैसे थे तो सब एक ही के, लेकिन बाद में वो अलग अलग कैसे बन गए, क्योंकि वो अलग अलग आवाज में रहने पनपने लगे थे। ये इतने अलग हो गए यानी विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में भी असमर्थ हो गए। यानी कि ये इतने अलग हो गए कि ये अपने ही जाति के दूसरे जाति के साथ कोई भी लैंगिक प्रजनन नहीं कर पाए। इस प्रकार के जीवों में विविधता अलग अलग प्रजाति बनने को ही प्रजातिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि धीमे धीमे इसमें इतना बदलाव आ गया कि ये अपने ही जो दूसरे टापू के फिंच थे उनके साथ कोई भी लैंगिक प्रजनन नहीं कर पाए। बस ये क्या करे, अपने ही टापू पे रहने वाले जो फिंच थे उन्हीं के साथ क्या करे, लैंगिक प्रजनन कर पाए। जिससे क्या हुआ, जो आगे की फिंच वाले जीव आए वो उसमें क्या हुआ, उसमें विविधता दिखाई दी, उसमें मतलब बहुत डिफरेंस दिखाई दिया जो दूसरे टापू पे रहते थे फिंच, और वो एक अलग तरह के क्या बन गए, इस प्रजातिकरण बनने, अलग अलग प्रजाति बनने लगे। और इसी को क्या कहा गया बच्चों कि प्रजातिकरण। थे तो सब एक ही प्रजाति के फिंच, लेकिन वो आवास के अनुसार यानी फूड और शेल्टर के जहाँ पर था उनको जैसा फूड मिला, जैसा उनको शेल्टर मिला, उस तरीके के वो हैबिटेट यानी आवास में वो रहने लगे बच्चों। जब वो इस तरह के आवास में रहने लगे तो वो इतने अलग होने लगे कि वो दूसरे टापू पे जाके उनके साथ लैंगिक प्रजनन नहीं कर सके, जिससे वो अपने ही टापू के जो फिंच थे उन्हीं के साथ लैंगिक प्रजनन करने में समर्थ रहे, और जिससे क्या हुआ, एक नई प्रजाति बनने लगी। मतलब हर टापू पे जो अलग अलग फिंच थे वो अलग अपने ही टापू के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करे, तभी तो एक अलग अलग तरह की प्रजातियां बनी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रजातिकरण कहते हैं। अब एक है ये प्रजातिकरण क्या है, आखिर है क्या, ठीक है ना, इसको देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। डार्विन के समय से ही प्रजाति जीवों के उस समूह को कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया।
अब देखिए डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव उस समूह को कहा गया जो आपस में ही लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया, पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि उन्हें कई उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति से मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी विभिन्नता थी। मतलब कि डार्विन इसको थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि ये प्रजातिकरण क्या है। इसे जैविक प्रजाति तो माना गया लेकिन वो इसको लेके चिंतित थे। उन्होंने देखा कि जो कछुआ थे, छिपकली थे आदि जो प्रजाति थे वो उन्हें जहाँ मिले वो प्रजाति लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी विभिन्नता कैसे थी, उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। जैविक प्रजाति की परिभाषा यूं तो वर्गीकरण में व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई, पर ये ऐसे जीवों की प्रजाति के बारे में कुछ सिद्ध नहीं कर पाए जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती, जैसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, प्रजाति क्या है, प्रजाति आखिर क्या है? तो डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव को उस समूह में रखा गया जो आपस में लैंगिक मतलब आपस में जो लैंगिक प्रजनन कर सके उसको प्रजाति समूह में रखा गया। प्रजाति की इस परिभाषा को क्या कहा गया? जैविक प्रजाति। इस परिभाषा को क्या कहा गया? जैविक प्रजाति। पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर बहुत चिंतित थे। ये जैविक प्रजाति को लेकर डार्विन जो थे वो कंफ्यूज थे, चिंतित थे, क्योंकि उन्हें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिले जैसे कछुए का मिला, छिपकली की मिला की जो प्रजाति मिली, जैसे छिपकली की प्रजाति मिली, कछुए की, जहाँ प्रजातियों में तो लैंगिक प्रजनन होता मतलब आपस में लैंगिक प्रजनन भी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से अलग थे, यानी कि उन्हें नई प्रजाति मानना बेहतर होता। फिर जैविक प्रजातियों की परिभाषा यूं तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई, पर ये ऐसे जीवों की प्रजाति के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। मतलब प्रजातिकरण तो लैंगिक जो प्रजनन कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में ये सही नहीं रही। जैसे कि कुछ हमारा जीवाणु जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है ना, कुछ पौधों आदि में ये सही नहीं रही। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती। कभी कभी एकदम प्राकृतिक आपदा आती है ना, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, अचानक बादल का फटना हो गया, इस तरीके से क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उससे क्या होता है, आवास और खाद्य संसाधनों के बदलाव में अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इसे कैसे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव बनते रहे होंगे। फिर इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे, कुछ तो पौधों के साथ, कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलिस यानी गुलबांस कबूतर विविधताओं के साधनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेग जोहन मेंडल ने अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इसके बारे में आप अनुवांशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखिए विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे अलग अलग प्रकार की प्रजाति, अलग अलग किस्म के प्रजाति से जीव बनते हैं। इस दिशा में डार्विन ने तो बहुत प्रयोग किए, कुछ तो उन्होंने पौधों पर किया, कुछ जंतुओं पर किया, जैसे कबूतर पे उन्होंने किया था, एक पौधा जैसे उन्होंने लिया था, मिराबिलिस पौधा लिया था। लेकिन विविधताओं के साधनों के बारे में, मतलब इतनी विविधताएं, इतना डिफरेंस कैसे, इसके बारे में डार्विन के ही समसामयिक जो उन्हीं की तरह एक और वैज्ञानिक थे हमारे, कौन से, ग्रेग जॉन मेंडल, जिसको बच्चों आप लोग किस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, अनुवांशिकी हेरिडिटी कैरेक्टर में या हेरिडिटी लेसन में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने इसके बारे में अपना योगदान दिया। किसने? ग्रेग जॉन मेंडल ने। इनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी मानते हैं, यानी कि अनुवांशिकी का जन्मदाता भी मानते हैं। फिर कैसे इन्होंने इसको अध्याय में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम लोग मुख्य शब्द देखते हैं इसमें, कीवर्ड, जैसे जीवों का विकास आपने देखा कि जीवों का विकास क्या है, प्रजातिकरण क्या है, अनुकूलन क्या है, प्राकृतिक चयन क्या है, कृत्रिम चयन क्या है, जीवाश्म क्या है, संवृत्ति लक्षण क्या है, सजातीय लक्षण क्या है। तो इसके बारे में आप सब कुछ जान रहे हैं। यहाँ पर इस लेसन में आपको सब डिटेल में बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वी हैव लर्न, हमने सीखा।
फिर है जीवों के विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि जैसे जैसे जीवों के विकास होता है उनके सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता जाता है प्रजाति की आबादी में भी अंतर आता है। प्रकृति में नई प्रजातियां जो हैं वो पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती रहती हैं। सेकेंड पॉइंट है किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना और उनका गहन अध्ययन करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम चयन कहलाती है। फिर है फोर्थ पॉइंट प्रकृति में निरंतर होने वाले चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लक्षणों को ध्यान होता रहता है लक्षणों का चयन होता रहता है प्राकृतिक चयन कहलाता है। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। प्रजातियों या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके जैविक प्रजाति माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसीलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। बच्चों ये अभी आप लर्न को आप अच्छे से इसको फिर से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और जितने कीवर्ड्स हैं इसको भी आप अपने पूरे ध्यान में, यहाँ जो कीवर्ड्स हैं इसको भी आप ध्यान में पूरा रख के पढ़ेंगे। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा बच्चों, इसको पढ़िएगा। ये आपका समझ लीजिए लर्निंग जो है, आपने जो सीखा है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज से तो नेक्स्ट पेज से हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का न्यू लेसन है ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर, यानी लेसन 3 अध्याय 3 ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे जो हीट है और टेम्परेचर है इसको आप लोग अच्छे से इन वर्ड्स को जानते होंगे, ठीक है ना। हम रोज़ इन हीट और टेम्परेचर से आज ज़्यादातर इसको महसूस करते होंगे। जैसे कि आप अपने दैनिक लाइफ में जो दैनिक जीवन है ना, हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत ही महत्व रखते हैं ना। फिर है हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने कार्य को आराम से कर पाएँ। अब आप जिस घर में रह रहे हैं, अभी जो आजकल खूब गर्मी पड़ रही है उसमें आप पंखे को या कूलर को या आजकल एसी है बच्चों, एसी को ऑन करते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको लगता है ना कि ये बहुत गर्म हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम अब इस गर्मी में रह नहीं पा रहे हैं। आपको ना पढ़ने का मन लगता है, ना आपको कुछ काम करने का मन लगता। आप सोचते हैं अरे थोड़ा सा ठंडा हो जाता तो अच्छा रहता। तो ऐसा आप क्या करते हैं, फिर आप इसके लिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को आप ऑन करते हैं, जैसे एसी को, पंखे को, कूलर को, इस तरीके से आप ऑन करते हैं। फिर उसके सहारे से आप जब तापमान उसमें थोड़ा सा रिड्यूस कम होता है तब आप उसमें आप वर्क को कर पाते हैं। तो ये क्या है। फिर आप इसी तरीके से जब बहुत ठंड पड़ती है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा हीटर को जलाते हैं, या फिर जिसके यहाँ थोड़ा कोयला वगैरह होता है उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं वैसे तो, और उसको तापते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, फिर वहाँ पर भी आपको लगता है अरे थोड़ा सा गर्मी मिल जाती तो हमें काम करने या रहने में आपको आराम लगता। तो यानी कि ये जो हीट है और टेम्परेचर है ये दोनों हमारे डेली लाइफ में बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसको देखते हैं। हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने कार्य को आराम से कर पाएँ, ठीक है ना। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए, जबकि खाना पकाने के लिए गर्म। किसी फ्रिज में तो रख के खाना नहीं पकाते ना, आप क्या करते हैं, खाना पकने के बाद खाना सड़े ना, इसके लिए आप कभी क्या करते हैं, जो खाना वगैरह बचा तो उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं ताकि खाना आपका या सब्जियां वगैरह लाते हैं तो क्या करते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं ताकि सब्जी ना सड़े। तो यानी कि खाना को पकाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है ना, गर्मी चाहिए होती है। लेकिन खाना को सड़ने से बचाने के लिए आपको कूल यानी ठंडा होना, मतलब टेम्परेचर आपका कम हो।
तो गर्मी के दिनों में हम पंखा चलाना पड़ता है, जबकि सर्दी के दिनों में हमें कंबल ओढ़ना पड़ता है। गर्मी के दिनों में आप क्या करते हैं, आराम से पंखे को चला लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा राहत महसूस होती है। और आप सर्दी के दिनों में क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। चाय हमेशा गर्म पसंद आती है। क्या आपको चाय ठंडी पीना पसंद है? कोई ठंडी चाय दे देता है, वो चाय ठंडी है, मज़ा नहीं आ रहा है ना। इसी तरीके से शरबत, अगर कोई शरबत ठंडा दे देगा तो आपको मज़ा आएगा? नहीं, तब आपको मज़ा, आपको लगेगा ये और चिल कोल्ड होता तो मज़ा आता ना। इसी तरीके से अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो तापमान, टेम्परेचर है और ये हीट है, इन दोनों को बैलेंस में रखें हम, इनको मतलब नियंत्रित रखें तो हमारे लिए, हमारी कई आवश्यकताओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कितना गर्म कितना ठंडा। गर्म और ठंडा, क्या केवल ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त हैं? ऐसा तो नहीं ये गर्म है। अगर मैं आपके सामने 2 बाल्टी पानी रख दूं, ठीक है ना, एक हल्का सा गुनगुना और एक खूब अच्छा बॉयल्ड, तो आपको क्या लगेगा कि ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल है? तो ऐसा नहीं है। मतलब कि आप सिर्फ ये, या आप ये बोल देंगे कि नहीं ये गर्म है और एक ये ठंडा है, ये तो सही नहीं है। यानी कि केवल 2 शब्द ही वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त नहीं। गुनगुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानेंगे? गर्म पानी की तुलना में ये ठंडा है, किंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म है। गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए कमरे में खुला छोड़ देने पर आप क्या कहेंगे? ये तो ठंडा हो गया, लेकिन क्या वाकई वो फ्रिज में निकली हुई दूध के समान ठंडा? अर्थात केवल छू कर, महसूस करके या देख कर आप नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी। तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित भी है, खासकर आजकल के व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए, जैसे उबलते पानी को छूकर तापमान बताना नहीं चाहेगा। अब आप ये सोचिए, अक्सर हम लोग कभी कभी भी बोल देते हैं नहीं ये तो जो पानी है ये मतलब ठंडा है, लेकिन गर्म के मुकाबले वो ठंडा होगा। क्या वो फ्रिज में निकले हुए पानी जितना ठंडा होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि तापमान के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता वो भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित भी है ना। यानी कि हमने कहा दिया ठंडा है, ये गर्म है। खासकर आजकल के व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए जो हम करते हैं, जैसे उबलते पानी को छूकर या तापमान को कोई नहीं बताना चाहेगा। समानता हम तापमान की व्याख्या तुलनात्मक रूप से करते हैं, परंतु दिए गए कारणों के चलते हम साथ साथ कुछ ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी इसका सही सटीक व वस्तुपरक माप कर सकें। अब आप यहाँ पर देखिएगा, वैसे तो हम अपने लाइफ में बच्चों इसको कह देते हैं नहीं ये ठंडी हो गई है, नहीं ये गर्म है, ठंडा है, बच्चों से छू सकते हो, नहीं ये गर्म है, ये तवा, ये तो आप नहीं कहते कि ये जो कुकर है ये बहुत गर्म है, ये 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, इसे मत छूना, हाथ जल जाए। हम लोग अक्सर नॉर्मल भाषा में यही बोलते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, लेकिन आप इसको वैज्ञानिक भाषा में ये नहीं कह सकते कि बस ये गर्म ये ठंडा है, बस इतना, यहाँ तक इसको बताना सही नहीं है। इसके लिए तो क्या होगा, इसका सही, किसी चीज़ की सही वस्तुपरक या कोई भी चीज़ का सही मापन लेंगे ना। जैसे आप शक्कर लेते हैं तो ये तो नहीं कहते कि आप शक्कर दे दो भैया, अरे थोड़ी सी दे दो, आप तो ये बोलते हैं ना 1 kg दो, 2 kg दो, या इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी टेम्परेचर को बताएंगे कि ये पानी इतना गर्म है, तो आप ये बोलेंगे ये 50 डिग्री है, ठीक है ना, या फिर ये एकदम 1-2 डिग्री है, या फिर ये ठंडा है 1 डिग्री, या फिर ये एकदम क्या है चिल कोल्ड ठंडा हो गया, या फिर हमारा ये 20-25 डिग्री है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या बोल लेंगे, या आप तो सही जानकारी इसकी तभी लेंगे ना जब इसकी आप एक माप पाएंगे इसको। तो तापमान क्या है, टेम्परेचर, इसको देखते हैं। हम जानना चाहते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म, हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है या की जा सकती। क्या आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ उदाहरण बता सकते हैं? आपस में चर्चा करें। तो आप कोई भी गर्म वस्तु है, मान लीजिए जैसे चाय है, तो चाय ठंडी हो गई, तो फिर चाय को आप गर्म करेंगे तो वो क्या होगी, फिर से जो ठंडी चाय वो फिर से गर्म हो जाएगी। तो कई उदाहरण हैं बच्चों। खाना ठंडा हो जाता है फिर उसे गर्म करते हैं। फिर नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन करके बताएं कि क्या गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि ठंडा, गुनगुना व गर्म,
देखिए यहाँ पे एक टेबल बना है, ठंडा, गुनगुना व गर्म एक ही पैमाने पर वस्तु परक मापन से दर्शाया जा सकता है। देखिए ठंडा और बढ़ता, ठंडक का बढ़ता स्तर देखिए नीचे की तरफ है और गर्मी का बढ़ता स्तर ऊपर की तरफ है। ठंडा, गुनगुना और गर्म, यानी कि ठंडा, गुनगुना व गर्मी को एक ही पैमाने पर वस्तुपरक मापन से दर्शाया जा सकता है। जैसा कि आपने चित्र 1 में देखा, गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि गर्म और ठंडा क्या दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य हैं, यानी दो वैल्यू है। एक छोटा है तो दूसरा बड़ा। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु गर्म होती है तो कुछ गर्म और दूसरी अधिक गर्म, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं ठंडी होती, कुछ कम ठंडी तो कुछ अधिक ठंडी। गर्माहट अथवा ठंडक के वस्तुपरक मापन को इस स्तर का तापमान कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तापमान क्या है? देखिए गर्माहट अथवा ठंडक के वस्तुपरक मापन को इस स्तर का तापमान कहा जाता है और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है। जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वो कहलाती है जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक है। कम तापमान वाली वस्तु ठंडी वस्तु कहलाती है। तापमान इसी का तुलनात्मक परीक्षण है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, आपको इतना आपने पढ़ा, अब इसको पढ़ने के बाद आप क्या सोचे? अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस पूछ रहा है ना कि या आप चित्र देखकर बताएं कि इस ठंडा और गर्म अलग अलग वर्ग है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग वर्ग है। ठंडा और गर्म दोनों अलग अलग वर्ग नहीं हैं। ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य, मतलब मापने के लिए आप एक ही ठंडा को बोलेंगे या गर्म बोलेंगे। जैसे कोई भी वस्तु है जिसे छूकर आप क्या बोलते हैं? पानी है, मान लीजिए एक गिलास में ठंडा पानी है और दूसरे गिलास में थोड़ा गुनगुना गर्म पानी, तो आप दोनों को छुएंगे तो क्या कहेंगे कि एक गर्म है और एक ठंडा। ये तो ये एक ही वर्ग का हुआ ना कि ये गर्म है या फिर ये ठंडा है। फिर आप क्या देखेंगे, एक ही गिलास आपके सामने है और उसको बोला जाए कि इसमें पानी गर्म है या ठंडा, तो आप बोलेंगे नहीं इसमें पानी ठंडा है। या अगर वो पानी गुनगुना होगा तो आप क्या बोलेंगे? नहीं इसमें पानी गुनगुना है। तो ये तो एक ही वर्ग के दो मूल्य है, यानी तापमान जो है मापना वो एक ही वर्ग का दो मूल्य है। इसको ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये दोनों क्या है, एक ही वर्ग के, यानी कि ये अलग अलग वर्ग नहीं है, ये दोनों एक ही वर्ग के दो मूल्य यानी वैल्यू हैं। एक छोटा होगा दूसरा बड़ा, इसमें एक छोटा होगा दूसरा बड़ा, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ गर्म होंगी कुछ अधिक गर्म होंगी। अथवा ये भी आप कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं ठंडी होती हैं, कुछ कम ठंडी होंगी कुछ अधिक ठंडी, यानी ये वैल्यू है कि एक छोटा होगा इसमें और दूसरा बड़ा। गर्माहट अथवा ठंडक के वस्तुपरक मापक के इस स्तर को तापमान, यानी कि क्या गर्माहट है क्या ठंडा है, इसको वस्तुपरक मापन के स्तर को तापमान कहते हैं और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग होता है। जब हम दो वस्तुओं का तापमान का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, मान लीजिए दो वस्तु का तापमान हम ले रहे हैं, तो एक वस्तु क्या होगी, गर्म कहलाएगी, और तो जो गर्म कहलाएगी यानी उसका तापमान दूसरी वस्तु से अधिक होगा, तभी वो ना गर्म होगी। कैसे अधिक होगा? जैसे आपके पास मान लीजिए दो बाल्टी है, ठीक है ना। एक बाल्टी में आपने कैसा लिया, 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर उसमें डाला आपने, फिर दूसरी में यानी कि कम गर्म, और दूसरी बाल्टी आपने ली जिसमें आपको 50 डिग्री सेल्सियस का पानी आपने डाला। तो आप क्या, अब आप भी बताइए, अब आप इसको छुएंगे ना, छू कर आप क्या बोलेंगे कि एक कम गर्म है, एक कम गर्म है और दूसरी अधिक गर्म, आप ऐसा बोलेंगे ना कि और कौन सी कम गर्म होगी, जिसका तापमान कम होगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस वाली बाल्टी के पानी का तापमान कम होगा तो वो कम गर्म होगी, और जिसका तापमान अधिक होगा, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस पानी वाले बाल्टी का तापमान क्या अधिक है, तो वो अधिक गर्म होगी। यानी कि सभी वस्तुएं ठंडी भी होती हैं, सभी कुछ कम ठंडी होंगी कुछ अधिक ठंडी होंगी। फिर इसी तरीके से आपने देखा ना, गर्माहट और मापक जो है वो वस्तुपरक मापन का एक ही तापमान है। इसका भी हमने उदाहरण दिया, जो आपको अभी बाल्टी में एक 25 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, जब हम
अब फिर एक है कि अब आप ये कम तापमान वाली वस्तु जो है वो ठंडी वस्तु कहलाएगी, और क्या होगा इसका तापमान, इसी का तुलनात्मक परीक्षण है, जिसका यानी कि जिस बाल्टी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा, कम तापमान होगा, वो क्या कहलाएगी बच्चों, ठंडी वस्तु कहलाएगी। तो आप ऐसा करिए बच्चों कि इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब एक यहाँ पर होगा आपका पॉइंट, तापमान कैसे मापें, ठीक है ना, तापमान कैसे मापें, इसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें तापमान को कैसे मापते हैं। तो यहीं पर वीडियो को क्लोज करते हैं, और जो आपको होमवर्क दिया गया है बच्चों, उस होमवर्क को अच्छे से प्रॉपरली करके विद इन टाइम सेंड करिए। बहुत वेल डन स्टूडेंट। जो बच्चे होमवर्क को सेंड करते हैं और अपनी पढ़ाई को सीरियस लेते हैं, उनके लिए ढेर सारी शाबाशी है बच्चों। वेल डन स्टूडेंट, अच्छे से होमवर्क करिए। हमको भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग का जब होमवर्क आता है और जब आप लोग उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।